Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे कि आपको पता होगा कि मंथ कंप्लीट होने पे मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो लाता हूं। तो जून मंथ यहां पर कंप्लीट हो गया है, तो जून 2025 का कंप्लीट एक मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो लाया हूं। इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखेगा, पूरी जून की करंट अफेयर्स यहां पर कवर्ड हो जाएगी। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही हम मंथली करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखें टॉपिक वाइज, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जून मंथ हो गया है आपका कंप्लीट। तो जनवरी से जून ये आपका कोर मंथ होगा आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। मतलब लास्ट 6 मंथ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैन टू जून 2025। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बुकलेट निकाल दी है, सारी चीजें लास्ट 6 मंथ की मैंने यहां पर ऐड कर दी है टॉपिक वाइज, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज हो, स्टेट न्यूज हो, फेस्टिवल्स हो, रैंकिंग हो, साइंस एंड टेक हो, एवरीथिंग जो है वो यहां पर मैंने मेंशन कर दी है। ओके, मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूं। ये देखिए 3 पेजेस का सैंपल मैं आपको दे रहा हूं, है ना। जहां पर वैसे ये बुकलेट जो है 110 पेजेस की है, बट 3 पेजेस के सैंपल आप देखिए, बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें कवर की गई हैं। आप इजिली इसको पढ़ लीजिए और एग्जाम में चले जाइए, आपको सारी चीजें एग्जाम में बन जाएंगी। अब आप सोचोगे कैसे हमको ये बुकलेट मिलेगी, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको तुरंत जाकर बाय करना है, क्योंकि यहां पर आपको क्लासेस भी मिलेंगी, याद रखिएगा। मतलब जो मैंने नोट्स बताए हैं वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिलेंगी, मतलब नोट्स प्लस क्लासेस बोथ। ओके, और ये कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो 40% का आपको ऑफ भी मिलेगा। 1,040,000 इस कूपन कोड को आपको लगाना है, ठीक है। और जिसको ये कोर्स नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हो। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जून मंथ में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरा टॉपिक वाइज इस लेक्चर को बना रखा है, आप लेक्चर को एंड तक देखिए, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं नेशनल अपॉइंटमेंट से। जून मंथ में जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है रॉ की बात करता हूं मैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ओके, इसके हेड अपॉइंट हुए हैं, इसके चीफ अपॉइंट हुए हैं, ये एक आईपीएस ऑफिसर है, नाम है पराग जैन। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, पराग जैन जो है वो न्यू रॉ चीफ है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीआईआई। ओके, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं फॉर 2025-2026, मतलब 1 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है राजीव मेमनी। ओके, सो राजीव मेमनी जो है वो सीआईआई के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, मतलब पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, और ये है अश्विनी लोहानी। आपने शायद इनका नाम पहले भी सुना होगा, इंपॉर्टेंट पोस्ट ये रह चुके हैं ऑलरेडी। ओके, और अभी ये डायरेक्टर अपॉइंट हुए प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि कौन अपॉइंट हुआ है और आपको बताना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन एडीसी कौन अपॉइंट हुई है। एडीसी मतलब होता है 8 डे कैंप। ओके, मैं आपको बताता हूं ये एक्चुअली है क्या। फर्स्ट वुमेन एडीसी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पहली बार कोई वुमेन जो है ना वो एडीसी अपॉइंट हुई है। आप यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को देख रहे होंगे, देश की जो प्रेसिडेंट है, उनके पीछे आपको एक वुमेन दिख रही होंगी। जनरली हम देखते हैं मेल आपको यहाँ दिखते होंगे, बट पहली बार यशस्वी सोलंकी, जो कि एक लेफ्टिनेंट कमांडर है, ओके, इंडियन नेवी से बिलोंग करती है, वुमेन ऑफिसर है इंडियन नेवी की, ये अपॉइंट हुई है एडीसी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये बनने वाली पहली वुमेन बन गई है। दैट इज व्हाई शी इज इन न्यूज। ओके, एडीसी का काम क्या होता है, देखिए जो सेरेमोनियल प्रेजेंस वगैरह होती है, आप देखते होंगे जब भी अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं तो पीछे खड़े रहते हैं, ठीक है। तो याद है कि सेरेमोनियल प्रेजेंस इनकी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है, इसलिए नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताओ विवेक देबरॉय की डेथ होने के बाद, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, उनकी डेथ हो गई। ओके, नवंबर 2024 में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद ये सीट वैकेंट हो गई थी क्योंकि उनकी डेथ हो गई। अब नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, नाम है एस महेंद्र देव। याद रखिए एस महेंद्र देव जो है वो नए चेयरमैन है। ओके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है। और अभी जून में ही इसके चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हुए हैं, नाम है एस रमन। तो एस रमन ये उनकी इमेज है, एस रमन इज अ न्यू चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आईबीसीए। व्हाट इज दिस आईबीसीए?
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए हैं वो अपॉइंट हुए हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को आईबीसीए का प्रेसिडेंट बनाया है। और इसकी पहली मीटिंग आईबीसीए की न्यू दिल्ली में हुई है अभी जून में ही, ठीक है। तो पहली असेंबली की मीटिंग भी न्यू दिल्ली में हुई है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इंडिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी है। ओके, बिग कैट जैसे टाइगर हो गया, लायंस हो गए, ऐसे 7 बिग कैट्स का यहाँ पर प्रोटेक्शन चल रहा है। ओके, चलिए अब आते हैं हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, मतलब जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स थी जून मंथ की जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने कवर कर दी है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं मिस वर्ल्ड 2025। तो अभी 72nd मिस वर्ल्ड 2025 बनी है। देखिए बता दूं, मिस वर्ल्ड 2025 का जो इवेंट है वो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ, ठीक है। और जो बनी है वो थाईलैंड की है, नाम है उपल सुचाता, ओके, जो कि 72nd मिस वर्ल्ड 2025 बनी। शी बिलोंग्स टू थाईलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 88th सेशन की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। मैं बता दूं ये जर्मन की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं। नाम है एनलेना बारबॉक। ओके, सो एनलेना बॉरबैक जो है दैट इज बारबॉक, जो कि जर्मनी की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थी। ओके, इनको अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट। ओके, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो 88th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो जो सेशन होगा वो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है यूएनजीए का। ओके, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। शायद आपने सुना होगा, इस बैंक का हेडक्वार्टर में बता दूं बीजिंग चाइना में है और इंडिया भी इस बैंक का मेंबर है। अब इसकी एक नई प्रेसिडेंट जो है, याद रखिएगा, जो AIIB की अपॉइंट हुई है, नाम है जू जियाजी। ऑफकोर्स ये है फॉर्मर वाइस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना और जिनको अपॉइंट कर दिया गया AIIB का प्रेसिडेंट। और बता दूं इनकी जो ऑफिशियल पोजीशन है वो जनवरी से होगी, जनवरी 2026 से ये ऑफिशियली अपनी पोजीशन को लेंगी, बट अभी अपॉइंट कर दिया गया है कि ये होंगी अगली AIIB की प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं पुर्तगाल। अगर मैं पोर्चुगल की बात करूं, आप यूरोप का मैप देखेंगे आपको पोर्चुगल कंट्री दिख जाएगी। इसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए लुइस मॉन्टेनेग्रो, याद रखिएगा पोर्चुगल के न्यू PM है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की प्रेसिडेंट ऑफिशियली अपॉइंट हो गई हैं। नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। बता दूं ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। शी वॉज बता दूं ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये स्विमर थी, याद रखिएगा, और इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। और खास बात ये है कि फर्स्ट टाइम कोई फीमेल जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के 14th प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, जस्ट नाम याद रखिए, ली जियामुंग, याद रखिए, ही इज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। नेक्स्ट पोलैंड के भी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। पोलैंड भी आपको तो यूरोप की कंट्री है। और कैरोल नावरोक की, याद रखिए, कैरोल नावरोक जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए पोलैंड के। ओके, नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। मैं बता दूं इसका हेडक्वार्टर स्पेन मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और पहली बार कोई वुमेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है। शी बिलोंग्स टू UAE। आप यहाँ उनकी इमेज देख सकते हैं, UAE से बिलोंग करती है। नाम है शेख नसीर अल नोवेस। तो शेख शिखा नसीर अल नोवेस, ये उनका पूरा नाम है। आप तो बस अल नोवेस के नाम से याद रखिए, ठीक है। तो शेखा अल नोवेस जो है वो अपॉइंट हुई हैं एज ए फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मंगोलिया कंट्री। उसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ये है उनकी इमेज। इनका नाम है जेड गोम्बोजाब, याद रखिए, जेड गोम्बोजाब जो है, ही इज अ न्यू PM ऑफ मंगोलिया। ओके, ये हमारी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो मैंने क्विकली आपको पढ़ा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जून मंथ की नेशनल न्यूज को कवर करते हैं। देखते हैं जून मंथ में नेशनल न्यूज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडिया फर्स्ट जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम कृति। तो ये पूछ सकते हैं कृति क्या है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद है कि इंडिया का पहला जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं, उसके साथ साथ में कैसे कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, है ना। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन और यूजर्स की बहुत हेल्पफुल है ये। इंडिया पहले फर्स्ट जेनेटिक
असिस्टेंट नाम है कृति। ओके, उसको डेवलप किसने किया है? एक स्टार्टअप है, नाम है कृत्रिम, उसने ही इस कृति को डेवलप किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं रामसर। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एजेनेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एजेनेटिक? ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि एजेनेटिक का गूगल मीनिंग क्या है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, सॉरी कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। देखो कितनी रामसर साइट्स है इंडिया में, अब हो गई 91, पहले 89 थी, बट अभी 2 नई रामसर साइट्स बनी है। एक है किचान इन फलोदी राजस्थान में, और दूसरी है मीनार वेटलैंड उदयपुर में। तो 2 रामसर साइट्स अभी राजस्थान से ऐड हुई हैं, और रामसर साइट्स जो पहले 89 थी, अब वो हो गई एट प्रेजेंट 91। तो ये आपको याद रखना, लेटेस्ट 2 कौन सी ऐड हुई हैं। ओके, नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसकी जो याद रखिएगा, अभी रिसेंटली इंडिया जो है वो इलेक्ट हुई है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल पे। ठीक है, उस पे इलेक्ट हुई है, और इंडिया वाज वन ऑफ द 18 कंट्रीज, मतलब इंडिया अकेले इलेक्ट नहीं हुई है, 18 कंट्रीज जो है वो करीबन इलेक्ट हुई हैं, और 2 साल का उनको टाइम पीरियड है, जो कि 1 जनवरी 2026 से 2 इयर्स के लिए इंडिया अपॉइंट हुई है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैं बात करता हूं सेंसस की। आपको पता होगा सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है, और अभी सरकार ने डिसाइड किया कि हम सेंसस को कंडक्ट कराएंगे 2 फेजेस में। डिजिटल सेंसस कंडक्ट होगा, जिसमें कास्ट को भी इंक्लूड किया गया है, कास्ट एनुमरेशन भी होगा। और ये 2 फेजेस में सेंसस जो है कंडक्ट किया जाएगा। ऐसा ऑलरेडी मैं बताऊं 2011 में भी हो चुका है, 2 फेजेस में सेंसस को कंडक्ट किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम फेज 1 और फेज 2 की जो डेट है वो भी रिलीज करेंगे। ठीक है, अभी डेट रिलीज नहीं की, बट जल्दी ही रिलीज कर दी जाएगी। ओके, फेज 1 में हाउस लिस्टिंग होगी, और फेज 2 में जो है वो पॉपुलेशन एनुमरेशन इंक्लूडिंग कास्ट वगैरह जो है वो सब मेंशन किया जाएगा। ओके, बता दूं आज तक कभी भी देश जब से आजाद हुआ है कास्ट को इंक्लूड नहीं किया गया था सेंसस में, बट लास्ट टाइम 1931 ब्रिटिशर्स के टाइम पर कास्ट को इंक्लूड किया गया था, बट अब देखिए कास्ट सेंसस भी इंक्लूड किया गया है इस बार की सेंसस में। ओके, चलिए, और सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट कब अप्रूव किया? 2027 में पॉपुलेशन सेंसस जो है वो अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है महाराष्ट्र में। ओके, और ये महाराष्ट्र में बता दूं सिंधुगढ़। ठीक है, यहां पर ये म्यूजियम जो है वो डेवलप हो रहा है, इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। और इसके लिए मैं बता दूं आईएनएस गलदार, ये देख सकते हैं आईएनएस गलदार जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जहां पर म्यूजियम वगैरह डेवलप हो पाएगा अंडरग्राउंड। ओके, और इंडिया का अंडर वाटर म्यूजियम डेवलप हो पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है न्यू दिल्ली में। ये मेजर स्टेप है सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और मैनेजमेंट को लेके, है ना। और ये इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क है, जो कि होलंबी कलन में दिल्ली में स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, ये कहां बन रही है? ये बन रही है धोलेरा गुजरात में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री तो धोलेरा गुजरात, आपको आंसर लगाना है। इसको सेटअप कर रहा है टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है भारत जेन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये इंडिया का एआई मॉडल है। नाम याद रखिएगा, भारत जेन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको जितेंद्र सिंह जो हमारे साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली इसको रिलीज भी किया, लॉन्च किया है। भारत जेन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो उन्होंने भारत जेन समिट जो कि न्यू दिल्ली में हो रही थी वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। और इसको पहला फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड इंडिजीनियसली बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, यानी कि मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड का हाईएस्ट चिनाब रेलवे आर्क ब्रिज, जो कि न्यूज में है, जिसको इनॉग्रेट किया देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज जो है, जो चिनाब रिवर पर सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में, इसको जून में प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। मैं बता दूं आपको, जो चिनाब आर्क ब्रिज है, ओके, और इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज, जिसका नाम था अंजी खाद रेलवे ब्रिज, ये दोनों ही उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल रिंग जो है उसी के दोनों पार्ट हैं। ओके, तो अगर पूछा है पहला केबल स्टेट ब्रिज कौन सा था, तो आपको लगाना अंजी खाद ब्रिज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट कौन सा है रेलवे आर्क ब्रिज, तो आंसर होगा चिनाब आर्क रेलवे आर्क ब्रिज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है ज्ञान पोस्ट। ये ज्ञान पोस्ट क्या है? ये एक डेडिकेटेड पोस्टल सर्विस है। ठीक है, मतलब जहां पर आप, अगर आप एजुकेशनल, कल्चरल, सोशल या रिलीजियस बुक्स को डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए ये एक डेडिकेटेड पोस्टल सर्विस जो है ज्ञान पोस्ट डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। तो ज्ञान पोस्ट के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, तो बहुत कम कॉस्ट लगेगा अगर आप ऐसे आइटम्स को डिलीवर करते हैं तो। ओके, अफोर्डेबल कॉस्टिंग है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट
पोलर रिसर्च वेसल। तो इंपॉर्टेंट है, पहला इंडिजिनियसली बिल्ड पोलर रिसर्च वेसल। ये क्या है? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखिए, इंडिया बिल्ड किया नहीं, बट बिल्ड करेगा, उसके लिए एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, इंडिया और नॉर्वे की कंपनी है, उन्होंने मिलकर साइन किया है। तो ये कोलैबोरेशन इंडिया और नॉर्वेजियन कंपनी के साथ हुआ है, और इंडिया अपना पहला इंडिजिनियसली बिल्ड पोलर रिसर्च वेसल जो है वो डेवलप करेगा। तो पूछ सकते हैं किस कंपनी के साथ साइन किया गया है? करेक्ट आंसर, पोलैंड कंपनी। ओके, पोलैंड जो कंट्री है उसकी, सॉरी पोलैंड बोला हूं, नॉर्वे जो कंट्री है, नॉर्वे जो कंट्री है उसकी कंपनी के साथ हमने ये एमओयू साइन किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गूगल हैज सेटअप इट्स फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। तो ये कहां सेटअप किया? ये सेटअप किया उन्होंने हैदराबाद, दैट इज तेलंगाना में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कहां पर? हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंटरनेशनल न्यूज। तो ये सारी नेशनल न्यूज जो थी वो मैंने सारी कवर कर दी है। अब मैं इंटरनेशनल न्यूज को स्टार्ट करता हूं, है ना। तो चलिए इंटरनेशनल न्यूज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल न्यूज में ज्यादा कुछ नहीं है इस बार, अगर जून मंथ की हम बात करें, क्योंकि जो आप देखेंगे मेनली क्या हुआ है, ईरान और इजराइल और यूएस वगैरह के वॉर हुए हैं, उसको मैंने एक अलग सेक्शन में कवर किया ऑपरेशंस के नाम से। ठीक है, मेजर ऑपरेशंस के नाम से। तो इंटरनेशनल न्यूज में ऐसा कुछ इस जून मंथ में तो नहीं हुआ है एक्सेप्ट दिस वॉर कंडीशंस। तो ये आप देख सकते हैं, पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इसको ओपन करेगा। नाम है इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, और ये अपना वो पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ब्राजील में ओपन करेगा। कहां ओपन करेगा? ब्राजील में। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज। चलिए देख लेते हैं स्टेट और यूटीज में क्या न्यूज में रहा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट ई वोटिंग। तो पहला स्टेट जो ऑनलाइन वोटिंग अलाउ कर रहा है वो बना है बिहार। और ये वोटिंग मैं बता दूं, वहां के म्युनिसिपल बाय इलेक्शन बिहार में कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे स्टेट इलेक्शन में कमीशन ने क्लेरिफाई किया है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, एल्डर वुमेन है जिनकी एज 80 साल से ऊपर है, डिसेबल पर्सन है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिसीजेस हो गया, है ना, या तो माइग्रेंट्स जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उनको वोट करना है, तो उन सबके लिए ई वोटिंग का सिस्टम बनाया गया कि वो ऑनलाइन भी वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा एक स्टार्टअप है। देखिए, स्टार्टअप बोला हूं मैं, एक अच्छा एक स्टार्ट है। ओके, जहां पर आप ई वोटिंग बढ़ा रहे हैं, इससे ऑफकोर्स वोटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बट ऑफकोर्स सेफ्टी का भी इशू आता है। बट अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ऐसे लोग जो लोग वोट नहीं करने जा पाते हैं वो लोग दूर रह के भी, जॉब में रहते हुए भी वोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर। तो इंडिया का पहला ग्रीन डाटा सेंटर जो है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कहां स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक के मिनिस्टर, ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर, जो साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो यूपी में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, तो ग्रीन डाटा सेंटर बता दूं, ये करीबन 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जहां 30 मेगावाट कैपेसिटी विद एनर्जी एफिशिएंट इको फ्रेंडली सिस्टम्स जो हैं वो सब लगाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। तो इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी कहां स्टैब्लिश की गई है? ये है केरल में। इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, याद रखिएगा, अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी जो इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी स्टैब्लिश की गई है केरल में। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट सिमलेस फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस और 5G सर्विस, ये किसने डेवलप किया? इसको डेवलप किया बीएसएनएल ने, और इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस में आप कह सकते हैं लॉन्च भी कर दिया गया है हैदराबाद में। ठीक है, तो याद है कि बीएसएनएल इंट्रोड्यूस क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सोल्यूशन इन हैदराबाद। देखिए यहां पर क्या होगा, आपको इंटरनेट की सर्विसेज मिल सकेंगी बिना सिम के, बिना वायर के। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज है बीएसएनएल ने लॉन्च की है अभी रिसेंटली हैदराबाद में। ओके, एक बार आप इसको चेक कर लेना, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है ये हैदराबाद में लॉन्च की गई, बेंगलुरु में लॉन्च की गई है। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपकी जो पीपीटी दूंगा ना उसमें सही करके बताऊंगा, बट मुझे थोड़ा सा डाउट है कि बेंगलुरु में लॉन्च किया कि हैदराबाद में, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ये कहां डेवलप हो रहा है? तो अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया इसको डेवलप किया जाएगा आगरा, उत्तर प्रदेश में। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो है वो आगरा, यूपी में स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। ये कहां डेवलप की जा रही है? ये इंडिया की डेवलप की जा रही है अमरावती, आंध्र प्रदेश में, जो जनवरी 2026 से, याद रखिएगा, स्टैब्लिश भी की जाएगी इंडिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। ओके, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस। ये एनटीपीसी ने लॉन्च किया इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस, और उसको लॉन्च किया गया लेह लद्दाख से। ओके, नेक्स्ट कैलाश मानसरोवर यात्रा। यूपी गवर्नमेंट ने मानसरोवर यात्रा के लिए जो भी यूपी के सिटीजन है, परमानेंट सिटीजन है, और यूपी से मानसरोवर जाते हैं, उनको 1 लाख रुपए
पर डिवोटी जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी, जो लोग मानसरोवर विजिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट फंक्शनल फुली लिटरेट स्टेट जो बना था वो बना था मिजोरम, सेकेंड नंबर पे बना गोवा और थर्ड नंबर पे बन गया त्रिपुरा, जो थर्ड फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट बना इंडिया का। ओके, नेक्स्ट राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पहले जो थी आपने सुना होगा पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक है, मध्य प्रदेश की सेंचुरी थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको रीनेम कर दिया गया है और एक फेमस ट्राइबल आइकॉन है राजा भभूत सिंह, उनके नाम पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है। ओके, उन्हीं को ट्रिब्यूट दिया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस एन ऑफिशियल योगा पॉलिसी। योगा को ऑफिशियल पॉलिसी बनाने वाला पहला स्टेट जिसने ऑफिशियल पॉलिसी बनाई है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने पहला फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने योगा पॉलिसी को ऑफिशियली अनाउंस किया, पहला स्टेट है जिसने ऑफिशियल योगा पॉलिसी बनाई है। ऑफकोर्स ग्लोबल वेलनेस के लिए उसने ये काम किया है। नेक्स्ट आते हैं फैल्कॉन 2000 जेट्स। देखिए फैल्कॉन 2000 जेट्स जो है इसको डेवलप कर रही है रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड, और उसके साथ साथ में डसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस मिलके डेवलप कर रहे हैं, नागपुर महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फैल्कॉन 2000 बिजनेस जेट्स। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कौन दो इन्वॉल्व है, वो मैंने आपको दोनों का नाम बता दिए। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये कहां बनाया जा रहा है फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ये सेटअप किया जा रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कहां सेटअप किया जाए, तो रायपुर छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है सिंदूर मेमोरियल पार्क। सिंदूर मेमोरियल पार्क देखिए अभी आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, ठीक है, अगेंस्ट पाकिस्तान, जो इंडिया ने लॉन्च किया था, उसी को डेडिकेट करते हुए मिर्जापुर विलेज कच्छ डिस्ट्रिक्ट नियर भुज सिटी गुजरात में ये सिंदूर मेमोरियल पार्क जो है वो सेटअप किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए सिंदूर के फॉरेस्ट मतलब पेड़ जो है वो लगाए गए हैं करीबन 8 हेक्टेयर में। तो ऑपरेशन सिंदूर को गुजरात ने एक मेमोरियल पार्क जो है ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए उन्होंने सेटअप किया है। ओके, अब हम आते हैं इवेंट्स और समिट्स। देखते हैं कौन कौन से ऐसे इवेंट्स और समिट्स थी जो जून मंथ में इंपॉर्टेंट थी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले IATA दैट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग 2025। तो याद है कि एनुअल जनरल मीटिंग 2025 जो है ये हुई न्यू दिल्ली में, और इसके साथ साथ वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट भी आप कह सकते हैं न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया 1 जून से 3 जून, जहां पर ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को एक रूफ में लाया गया। ओके, और ये इंडिया होस्ट कर रहा था करीबन 42 ईयर्स बाद। लास्ट टाइम इंडिया ने 1983 में होस्ट किया था इस समिट को, 42 ईयर्स बाद इंडिया इसको होस्ट कर रहा था। और लार्जेस्ट एयरलाइन जो है बाय मार्केट शेयर इंडिया की, इसका नाम है इंडिगो, वो याद रखिएगा होस्ट एयरलाइन थी इस इवेंट की। ओके, तो आप यहां देख सकते हैं इंडिगो के लोग भी आपको दिख रहे होंगे, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से मीटिंग इंपॉर्टेंट थी। ओके, नेक्स्ट है SCO शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग 2025 हुई, और ये 22nd एडिशन था SCO की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग का, और ये हुई है चाइना के क्विंगडाओ में। याद रखिएगा क्विंगडाओ में 22nd SCO डिफेंस मीटिंग 2025 जो है वो कंडक्ट की गई है। ओके, ये न्यूज में भी इसलिए रही क्योंकि ऑफकोर्स SCO का मेंबर इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। ओके, नेक्स्ट 51st एनुअल G7 समिट 2025। ये समिट 15 जून से लेकर 17 जून तक यानी कि अल्ब्रेटा कनाडा में कनाकेस, याद रखिएगा कनेसिस जो जगह है कनेसिस कनाडा में, वहां पे कंडक्ट की गई। ओके, इंडिया भी मतलब बुलाया गया था, इंडिया को भी बुलाया गया था G7 समिट में, जबकि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट एज द आउटरीच पार्टनर इंडिया को बुलाया गया था। ओके, नेक्स्ट है नाटो समिट 2026। मैं आपको बता दूं जो अगली नाटो की समिट है 2026 वो टर्की में होगी, और ये वाली जो समिट हुई है नाटो की वो हेग नीदरलैंड में जून में कंडक्ट की गई है। ओके, और नाटो में टोटल 32 मेंबर्स है, फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स बेल्जियम, और इसके जो हेड हैं वो है मार्क रूटे, यानी कि जो सेक्रेटरी है जो करंट सेक्रेटरी जनरल है नाटो के वो है मार्क रूटे। ओके, नेक्स्ट है 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट। ये समिट मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के कोलैबोरेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने और पवन हंस एंड FICCI ने मिलकर ऑर्गेनाइज की 7th हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, जो कि पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट की गई है। ओके, और इस समिट में क्या डिस्कस किया गया, ऑफकोर्स एयरपोर्ट सॉरी आपके हेलीकॉप्टर से रिलेटेड उसकी सेफ्टी, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है हेलीकॉप्टर से रिलेटेड चीजों को डिस्कस किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्टेट स्कीम्स। तो देखते हैं कौन कौन सी नेशनल और स्टेट स्कीम्स जो हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए अब मैं स्कीम की बात करूं तो सबसे पहली स्कीम जो न्यूज में है जून मंथ में वो है नाव्या स्कीम। फुल फॉर्म बता देता हूं,
नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एडोलसेंट गर्ल्स जिनकी एज 16 से 18 साल है। ऑफकोर्स ट्रेनिंग आपको मिलेगी तो आपको आगे चल के जॉब भी मिल सकती है। तो सरकार जो है नाव्या स्कीम के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और ये प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है नाव्या स्कीम। ओके, नेक्स्ट है धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने भागीदारी अभियान लॉन्च किया गया है, धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान, जो कि ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है जहां पर करीबन 1 लाख ट्राइबल विलेज को रीच किया जाएगा, उनको अवेयरनेस की जाएगी, उनको एम्पावर किया जाएगा, ठीक है, फॉर विकसित भारत। तो ये है धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है डिजिटल पॉलिसी, नाम है टाइटल ध्रुव। ये ध्रुव क्या है? देखो अगर आप कहीं भी कोई कुरियर वगैरह करते हो, आप देखोगे आप लोग पिन कोड भेजते हो, फ्लिपकार्ट वगैरह से कुछ मंगाते हो तो पिन कोड लिखते हो, एग्जैक्ट एड्रेस तो आप भी नहीं बताते, वो आपको फोन करता है कि सर मैं इस एड्रेस पे आ गया हूँ या आपका घर कहाँ पर है, फिर आप उसको बताते हो तब वो आपके घर आ पाता है। मतलब एक प्रॉपर आपके घर की कोई जियो टैग लोकेशन नहीं है। उसको देखते हुए ध्रुव जो है वो लॉन्च किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ध्रुव का जो फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो यार जिस तरह पिन कोड होता था आपका, ठीक है, उसी बेसिस में आपको यार जैसे पिन कोड होता है उसी बेसिस में आपको यहां पर भी एक कोड दिया जाएगा जिससे आपका घर जो होगा जियो टैग्ड होगा और प्रॉपर हाउस में एग्जैक्ट लोकेशन पे आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ध्रुव जो है डिजिटल पॉलिसी लॉन्च किया जो कि नेशन वाइड डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जिससे आपको आपका एड्रेस जो है बहुत सिंपल सिक्योर हो जाएंगे और इजिली कोई भी चीज आपके घर में डायरेक्टली पहुंच सकती है। तो उसके लिए एक डिजिटल आप कह सकते हैं कोड जो है वो डेवलप किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आदि कर्मयोगी। ये क्या है? आदि कर्मयोगी ये ट्राइबल मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको ट्रेनिंग मिलेगी कि किस तरह ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स को बेटर तरीके से एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि वो ट्राइबल एरियाज में सर्विसेज को, स्कीम्स को बेटर कैसे इंप्लीमेंट करें। ओके, उसका नाम है आदि कर्मयोगी प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्पोर्ट्स पे। तो आपने देखा होगा जून मंथ हम सारा एक एक करके सेगमेंट को कवर कर रहे हैं। अब हम स्पोर्ट्स मंथ को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स को। ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और सारे टॉपिक को कवर करते जाएंगे। ओके, तो देखिए स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले जून मंथ में इंपॉर्टेंट था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जिसका 26th एडिशन हुआ। ये इवेंट में बता दूं गुमी साउथ कोरिया में ये इवेंट हुआ है, 31 मई को कंप्लीट हुआ है और इंडिया ने इसमें 24 मेडल्स जीते हैं। इंडिया रैंक सेकंड पे रहा है, रैंक 1 पे चाइना है। इंडिया सेकंड पे रहा है विद 24 मेडल्स, 8 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029। इंडिया होस्ट करने वाला वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2029 को, जो कि गुजरात में होंगे। याद रखिएगा इंडिया में होंगे, गुजरात में। आप ये आपको याद रखना है, ये फायर गेम्स 2029 में होंगे। ओके, नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है और 2023 से 2025 की साइकिल में जो विनर बना है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो बना है साउथ अफ्रीका। फाइनल खेला गया किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ, और साउथ अफ्रीका ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। उन्होंने 5 विकेट से इस चैंपियनशिप को जीता। मैं आपको बता दूं ये इवेंट वेन्यू कहां पे था जहां पर ये इवेंट्स हो रहे थे, दैट इज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो वो था इंग्लैंड। और इंग्लैंड में कौन सा ग्राउंड था? तो यानी कि लॉर्ड्स का जो ग्राउंड था वहां पर फाइनल खेला गया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे ग्राउंड्स भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 13th आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। तो ये वर्ल्ड कप कहां होगा? ये 30 सितंबर से लेके 2 नवंबर 2025 में 2 कंट्रीज इसको होस्ट कर रही है, इंडिया और श्रीलंका। तो याद रखिएगा जब ये होगा तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट 13th एडिशन का भी होने वाला है। इंडिया और श्रीलंका इसको को होस्ट कर रही है। नेक्स्ट है 10th आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। ये कहां पर होगा? अभी जून मंथ में डिक्लेयर किया गया, ये होगा इंग्लैंड एंड वेल्स में। तो देख सकते हैं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड वेल्स 2026। ओके, नेक्स्ट है 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। ये इवेंट जो होंगे राजस्थान में होंगे नवंबर 2025 में। याद रखिए ये इवेंट होगा और इसको होस्ट जो कर रहा है वो है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में और को होस्ट कर रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का। तो जयपुर में ही ये 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है
वो होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। ये पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप बता दूं ये भी होगी, ये दिल्ली में होने वाली है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैचेस होंगे न्यू दिल्ली में। 26 सितंबर 2025 से लेके 5 अक्टूबर 2025 तक ये इवेंट होगा। ओके, और बता दूं इसका जो मैस्कॉट डिसाइड हुआ है वो है विराज। तो विराज जो है वो मैस्कॉट आप ज्यादा देख सकते हैं, हाथी दिख रहा होगा आपको, है ना। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की, वो बनी कंगना रनौत। तो कंगना रनौत जो है ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर 23 और अंडर 17 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, और ये चैंपियनशिप वियतनाम की वुंग ताओ सिटी में हुई है, ठीक है। और इंडियन टोटल इस मेडल्स में 35 मेडल्स जो हैं अंडर 23 और अंडर 17 में इंडिया ने जीते। 18 गोल्ड, 10 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। ओके, नेक्स्ट है अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025, दैट इज यूटीटी 2025। ये 6th एडिशन का टूर्नामेंट हुआ, है ना, और इसको जीता है यू मुंबा टीटी ने, इस इवेंट को जीत लिया है। और फाइनल में यार क्यों जयपुर को फाइनल हरा दिया, जयपुर पैट्रियट्स को फाइनल में हरा दिया। ये इवेंट गुजरात के अहमदाबाद में कंडक्ट किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं यूजेड चेस कप 2025। ये चेस कप जो है आर प्रज्ञानंद जो है, जो 19 साल के सिर्फ है, उन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है। ये इवेंट में आपको बता दूं ताशकंद में ये इवेंट कंडक्ट किया जा रहा था। ओके, नेक्स्ट आता है 11 इंडियन क्रिकेटर्स टू बी इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम। देखिए हॉल ऑफ फेम में अभी रिसेंटली किसको इंडक्ट किया गया है, रिसेंटली जो है वो महेंद्र सिंह धोनी जो इंडिया की साइड से उनको इंडक्ट किया गया है। ओके, और 11वें वो इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको इंडक्ट किया गया है। और इनके साथ साथ 6 और प्लेयर्स थे, मतलब थाला फॉर अ रीजन, धोनी एक और 6 अदर प्लेयर्स एक साथ ही 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं वो 7 प्लेयर्स के नाम यहाँ पर मेंशन है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बट एमएस धोनी का नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूईएफए नेशन लीग 2025। ठीक है, इस नेशन लीग को जीता पोर्चुगल ने। यार देखिए पुर्तगाल जो है उसने यूईएफए नेशन लीग 2025 जीती, जिसके कैप्टन जो थे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। फाइनल उन्होंने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में फाइनल हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट है 64th ओस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक 2025। ये इवेंट में आपको बता दूं चेक रिपब्लिक में कंडक्ट किया जा रहा था, और इस इवेंट को जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने। ओके, नेक्स्ट नीरज चोपड़ा ने एक और इवेंट जीता है पेरिस डायमंड लीग 2025। ये टूर्नामेंट भी नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। तो इस बार दोनों टाइटल जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीता। आपको याद रखें जैवलिन का इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज, आपको पता होगा अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चल रही है। इस टेस्ट सीरीज का नाम क्या है, इस टेस्ट सीरीज का नाम है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अब देखिए एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर इसका आपने बीजीटी भी सुना होगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। मैंने कहा हाँ। सर आपने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भी सुनी? मैंने कहा हाँ। उसने मुझसे पूछा कि सर ये तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी क्यों नहीं है, ये पहले तेंदुलकर का नाम उसके बाद एंडरसन का नाम क्यों नहीं है, पहले एंडरसन का नाम क्यों है, ऐसे ही बॉर्डर गावस्कर में पहले बॉर्डर का नाम क्यों है। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, तो मैंने इतना एनालाइज रियलाइज नहीं किया, बट जब उससे लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछा मुझे भी लगा यार ये देखिए किस तरह एंडरसन का नाम पहले रखा जा रहा है, तेंदुलकर का बाद में रखा जा रहा है इस ट्रॉफी के नाम से। ठीक है, बट स्टिल आपको याद रखना है सीरीज का नाम क्या है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ओके, नेक्स्ट आता है और जिनको जो क्रिकेट प्रेमी नहीं होंगे या क्रिकेट फैंस नहीं होंगे उन्हें समझ भी नहीं आया होगा कि मैंने बीजीटी क्या बोल दिया। ठीक है, जो क्रिकेट फैंस होंगे तुरंत समझ गए होंगे मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आईपीएल का फाइनल हुआ 2025 में 18th एडिशन में, और इसको जीत लिया है आरसीबी ने। 6 रन से इस फाइनल को जीत लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला गया, और जो रनर अप था वो थी पंजाब किंग्स। ओके, आरसीबी को टाइटल दिलवाया है रजत पाटीदार ने जो कि कैप्टन थे। पंजाब किंग्स के कैप्टन जो थे वो श्रेयस अय्यर थे। दोनों का नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली का नाम लगा दे, क्योंकि देखो जो लोग क्रिकेट फैंस नहीं हैं, खासकर लड़कियां, तो लड़कियां क्रिकेट को नहीं देखती हैं तो सोचती होंगी हर चीज विराट कोहली को ही मिलती है। जो भी सोचेगा आरसीबी तो विराट कोहली कैप्टन था, तो विराट कोहली कैप्टन नहीं था, रजत पाटीदार। ये आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश का लड़का है, हमारे इंदौर शहर का लड़का है, इसने इस बार आईपीएल जिताया आरसीबी को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2025। देखिए फ्रेंच ओपन की बात करूं तो इसमें मेंस सिंगल किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन से हैं, इन्होंने जीता है, और जेनिक सिनर जो इटली से हैं वो रनर अप रहे हैं। जैसे वुमेन सिंगल में कोको गॉफ जो है यूएसए से, उन्होंने जीता है, और रनर अप जो रही है वो अरियाना सबलेंका बेलारस से जो है वो रनर अप रही है। टेनिस का टूर्नामेंट एक इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है नॉर्वे चेस टाइटल 2025। अभी आपको तो विमिल्डन भी चल रहा है, विमिल्डन कंप्लीट होगा तो मैं विमिल्डन भी डिस्कस करूंगा। ओके,
नेक्स्ट है नॉर्वे चेस टाइटल 2025, इसको मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से हैं, उन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल 2025 जो है वो जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025। ओके, इसको जीता किसने? इसको जीता ऑस्कर पियास्त्री जो कि मैक्लेरन के ड्राइवर हैं, उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीत लिया स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 को। नेक्स्ट है आर्चरी एशिया कप 2025। ये एशिया कप बता दूं अलग अलग लेग में हो रहा है। अभी लेग 2 जो है वो जून में कंडक्ट किया गया जो कि सिंगापुर में हुआ 15 से 28 जून के बीच में। और इस लेग में याद रखिए, ओवरऑल आर्चरी एशिया कप की बात नहीं कर रहा हूं, इस लेग में इससे पहले भी इवेंट हुए हैं, मतलब लेग 1 हुआ है, अभी और भी लेग्स होंगे तब जाके आर्चरी एशिया कप खत्म होगा दिसंबर में। बट अभी जो सेकंड लेग हुआ उसमें इंडिया की रैंक देखिए, इंडिया ने सेकंड लेग में मतलब जो सेकंड फेज हुआ तो इंडिया रैंक 1 पे था, 2 गोल्ड थे, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, मतलब 9 मेडल के साथ इंडिया रैंक 1 पे था। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं उलन बटार ओपन रेसलिंग रैंकिंग सीरीज 2025। ये इंडियन रेसलर की एक इंपॉर्टेंट सीरीज थी। ओके, रेसलिंग रैंकिंग सीरीज थी जो कि उलन बटार में कंडक्ट की जा रही थी, जिसमें इंडिया ने टोटल 21 मेडल जीते। इंडिया के 6 गोल्ड थे, ओके, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, और उलन बटार आप सबको बताओ कैपिटल है दैट इज मंगोलिया की। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब देख सकते हैं इंडिया की जो रैंकिंग रही, मैंने बताया इंडिया 21 मेडल जीते और इंडिया की रैंकिंग जो थी वो सेकंड नंबर पे थी। जो इवेंट कंडक्ट करा था मंगोलिया कंट्री वो रैंक 1 पे थी। ओके, नेक्स्ट है हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025। फर्स्ट एडिशन हुआ है हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का। ओके, और इसमें वुमेन कैटेगरी में मैं आपको बता दूं ओडिशा ने जीता है, और मेन कैटेगरी में इसको तमिलनाडु ने जीता है। तो याद रखिएगा हॉकी इंडियन मास्टर्स 2025 मेंस और वुमेन्स मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। फाइनल याद है चेन्नई तमिलनाडु में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। ये चैंपियनशिप थाईलैंड में कंडक्ट की गई फ्रॉम 17 टू 22 जून। ओके, और यहाँ पर इंडिया ने टोटल मेडल जीते 27 मेडल्स, 4 गोल्ड, 10 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने इस इवेंट में जीते हैं। ओके, अब हम आते हैं इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट्स पे, देखते हैं क्या क्या इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट्स को देखते हैं। जून मंथ में इंपॉर्टेंट रहा है ये वाला टॉपिक। ओके, चलिए इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट को देखते हैं। सबसे पहले है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। इंडिया की रैंक है 135 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रैंक 1 पे जो है वो है आइसलैंड। ओके, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इसमें इंडिया की रैंक है 10th। 1, 2, 3 रैंक पे कोई नहीं है, 4th रैंक पे जो है वो है डेनमार्क। तो ऑटोमेटिकली डेनमार्क टॉप करता है और इंडिया की रैंक जो है वो 10th नंबर पे है इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंकिंग 115th और रैंक 1 पर सबसे पीसफुल कंट्री जो है वो आइसलैंड। 2008 से आइसलैंड ही रैंक 1 पर है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया की रैंक है 71 और रैंक 1 पर जो है वो है स्वीडन। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसको पब्लिश करता है EIU, दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो आपको याद रखना है, इसको पब्लिश करता है। और बेस्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स पे रैंक 1 पे जो सिटी आई है वो है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। ओके, और डमास्कस जो कि सीरिया कैपिटल है वो लीस्ट लिवेबल है, और लिवेबल सिटी कौन सी बनी है? कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल। ओके, नेक्स्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट। इसको रिपोर्ट को पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, और जहां पे स्कूल एजुकेशन को असेस किया जाता है। ओके, और चंडीगढ़ जो है वो रैंक 1 पर है और मेघालय जो है वो लोवेस्ट रैंक पर है इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। ओके, नेक्स्ट आता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखिए इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जो है रैंक 1 पर वो है MIT यूनिवर्सिटी जो कि USA में है, वो रैंक 1 पर है। इंडिया के साइड से इसने टॉप किया है, उसकी ओवरऑल रैंक 123 है, नाम है IIT दिल्ली, और इंडिया के साइड से टॉप है, बट ओवरऑल 123 रैंकिंग है उसकी US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ओके, नेक्स्ट है 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इसको पब्लिश करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो पब्लिश करता है। उसके अकॉर्डिंग SDG रैंकिंग जो 2025 की है, इंडिया की रैंक है 99 और स्कोर है इंडिया का 67 और 99th इंडिया की रैंक है। फर्स्ट टाइम इंडिया 100 रैंक का बैरियर जो है वो क्रॉस किया और टॉप 100 में आ गई है। SDG जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, उनको जो कंट्रीज बेटर अचीव करती है उनके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि फिनलैंड जो है
वो रैंक 1 पर है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिनलैंड कौन सी कंट्री जो है वो रैंक 1 पर है, तो करेक्ट आंसर दैट इज फिनलैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स। तो अब हम आते हैं फेस्टिवल्स पे। तो फेस्टिवल्स पे देखते हैं कि क्या क्या फेस्टिवल्स जो हैं वो जून मंथ के लिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं तो नाम है दैट इज खीर भवानी फेस्टिवल। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं खीर भवानी फेस्टिवल की अगर बात करें तो कहां सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये खीर भवानी टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आप यहां देख सकते हैं, मैंने इमेज भी लगा रखी है। आपसे डायरेक्टली पूछेंगे फेस्टिवल कहाँ का है, आपको आंसर लगाना होगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट है जगन्नाथ यात्रा 2025। देखिए जगन्नाथ यात्रा की बात करें, सबसे पहले जय जगन्नाथ। मेरे सारे उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, उन सबको जय जगन्नाथ। ओके, और जो लोग भी मेरी इस बात को मानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें, तो मुझे पता चले आप लोगों ने यहां तक तो लेक्चर देख ही लिया है। ठीक है, तो देखिए जगन्नाथ यात्रा की हम बात करते हैं, तो जगन्नाथ यात्रा पूरी उड़ीसा की एक बहुत हर साल जगन्नाथ यात्रा होती है, एक स्पेशल फेस्टिवल है जो कि टेक प्लेस होता है टू ऑनर द लॉर्ड जगन्नाथ। तो लॉर्ड जगन्नाथ को ऑनर करने के लिए फेस्टिवल होता है, टू ऑनर लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालाभद्रा, गॉडेस सुभद्रा। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, ऑनर देने के लिए फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, रथ यात्रा निकाली जाती है। 11 जून से ये रथ यात्रा स्टार्ट हुई है। ठीक है, और ये कंटिन्यू रहती है टिल 5 जुलाई। ठीक है, जिसका फेमस रथ यात्रा जगन्नाथ यात्रा कहते हो। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दैट इज अंबुबाची फेस्टिवल। ये फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है, कामाख्या टेम्पल अगर आपने सुना होगा असम में, वहीं पर ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है असम। ओके, ए से असम, ए से अंबुबाची फेस्टिवल। अब हम आते हैं अवार्ड्स में, देखते हैं जून मंथ में कौन कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली फॉरेन ट्रिप में कौन सी कंट्री थी, वो थी साइप्रस। याद रखिएगा, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर वाज कंट्री साइप्रस। और साइप्रस का उनको सबसे हाईएस्ट ऑनर जो है नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ माकिरोस 3। ये जो ऑनर है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने दिया है। तो ये आपको याद रखना है, साइप्रस में उनको ये अवार्ड दिया गया। वो एक्चुअली 3 कंट्रीज की विजिट पे थे, ट्रिपल सी, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया की विजिट पे थे, और साइप्रस ने उनको अपनी कंट्री का सबसे बड़ा ऑनर जो है वो प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ग्रैंड ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ माक्रियोस 3। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जुलाई मंथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, कि मैं जुलाई मंथ में भी कवर करूंगा, बट मैं आपको अभी बता रहा हूं क्योंकि देखिए ये न्यूज पहले ही आ गई थी कि 2 जुलाई से 9 जुलाई तक प्राइम मिनिस्टर 5 नेशन का टूर करेंगे। ओके, बता दूं प्राइम मिनिस्टर की पहली इतनी बड़ी फॉरेन टूर हो रही है, 5 नेशंस को विजिट करने वाले हैं। वो 5 नेशंस के नाम आप सुन लीजिए। पहले जाएंगे घाना, ओके, उसके बाद जाएंगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो, उसके बाद जाएंगे अर्जेंटीना, फिर जाएंगे ब्राजील, ओके, और लास्ट में जाएंगे नमीबिया। ओके, तो 5 कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे। और जब वो घाना पहुंचते हैं, ठीक है, तो घाना के प्रेसिडेंट आप यहाँ पर देख रहे होंगे जॉन महामा। ओके, तो उन्होंने अपनी कंट्री का हाईएस्ट ऑनर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे दिया है। अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ द स्टार अवार्ड। तो ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को घाना का सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर का टोटल 24 अवार्ड हो चुके हैं। अब आप सोचिए, इंटरनेशनल उनको 24 अवार्ड जो हैं वो मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। देखिए ये अवार्ड जो है हर साल नर्सेस को दिया जाता है, और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है वो ये प्रोवाइड करती है। और ये इस बार 15 नर्सेस को ये अवार्ड दिया गया है ना। ये अवार्ड बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था 1973 से। ओके, दैट इज नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो पूछ सकते हैं कितने लोग को मिला इस बार, तो 15 नर्सेस को मिला है। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-2025। ये डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन। ये अवार्ड आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-2025 बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन जो उन्होंने इस पर एक्सपैंड किया, उसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है ये अवार्ड आपको याद रखना है, दैट इज एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल। याद रखिए, दैट इज एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल अवार्ड। फेस्टिवल जो हुआ है ये हुआ है फ्रांस में 8 जून से 14 जून। और इसमें जो है जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म एट द एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 जो है, इसमें अवार्ड जो मिला पहली बार किसी इंडियन एनिमेशन फिल्म को मिला है, नाम है देसी ओन। तो यार कि देसी ओन जो है
उसको ये अवार्ड मिला, तो देशियोन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और न्यूज में भी आ जाती है, क्योंकि पहली इंडियन एनिमेशन फिल्म है जिसने ये अवार्ड जीता है। ओके, अब हम आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस में। देखते हैं कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी जून मंथ की। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। देखिए एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 17th एडिशन की एक्सरसाइज है इंडिया और मंगोलिया के बीच में, और इसको उलन बटार जो मंगोलिया कैपिटल है वहां पर 31st में से स्टार्ट हुई और 13th जून तक ये एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कंटिन्यू रही है। ओके, अभी कंप्लीट हुई है और मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट 2025, जो कि एक अगेन मिलिट्री एक्सरसाइज है, 22nd एडिशन हुआ और ये भी मंगोलिया में हुआ है, मंगोलिया कैपिटल उलन बटार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 जून से 18 जून तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है और इसमें इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, नेक्स्ट है टाइगर क्लॉ। ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, पहली बार ये एक्सरसाइज हुई है टाइगर क्लॉ, जहां पर मैं आपको बता दूं स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्सेस सक्सेसफुली मिलके इस टाइगर क्लॉ को एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। ओके, और ये एक्सरसाइज बता दूं नॉर्थ इंडिया में 26 में से स्टार्ट हुई थी और 10th जून तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, टाइगर क्लॉ बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ओके, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स 3। ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की गई रोमानिया, यूरोप पे कंट्री रोमानिया, वहां पे कंडक्ट की गई और इसको IAEA दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और रोमानिया ने मिलकर कोलैबोरेशन के साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। 24 और 25 जून को ये एक्सरसाइज रोमानिया में कंडक्ट की गई। ओके, नेक्स्ट है 8th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है शक्ति। तो शक्ति जो एक्सरसाइज है ये 8th एडिशन की एक्सरसाइज थी और ये इंडिया और फ्रांस के बीच की एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि 18th जून से 1st जुलाई तक, याद रखिएगा, फ्रांस में कंडक्ट की गई। कहां कंडक्ट की गई है? फ्रांस ने इसको होस्ट किया है। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक पार्ट में। जून मंथ में देखते हैं साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक्सियोम 4 मिशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है एक्सियोम 4 मिशन, जहां पे एस्ट्रोनॉट्स को, जिसमें एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी है, उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है फॉर रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो एक्सियोम 4 एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट मिशन है, स्पेस फ्लाइट मिशन है और इंडिया के साइड से जो गए हैं उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। 4 लोग टोटल गए हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक है शुभांशु शुक्ला, एक है पेगी जो यूएसए से हैं, एक है तावोस जो कि पोलैंड से हैं और एक है तिबोर जो कि हंगरी से हैं। पूछ सकते हैं कौन है वो 4 क्रू मेंबर्स जो इस एक्सियोम 4 मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। ओके, और देख सकते हैं राकेश शर्मा के बाद सेकेंड पर्सन बने हैं जिनका नाम है, आपको याद रखना, शुभांशु शुक्ला, जो कि स्पेस में गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा स्पेस प्रोग्राम इन 2029। तो पहली इंडियन टू कंप्लीट नासा स्पेस प्रोग्राम इन 2029, नाम है जानवी ननगेती, जो कि बता दूं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये स्पेस में 2029 में जाएंगी। ओके, ये अमेरिका के टाइटन स्पेस मिशन जो कि प्राइवेट स्पेस मिशन है उसके लिए सेलेक्ट हुई है, 2029 में ये स्पेस में पहुंचेंगी। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल, याद रखिए फास्ट पेट्रोल वेसल, इंडिया का पहला फास्ट पेट्रोल वेसल मैं आपको बता दूं। देखिए फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल किसका है? फर्स्ट आप सोचे होंगे, देखिए नाम है आत्मया। देखिए ये फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल है अंडर 8 फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट। देखिए 8 फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट जो है, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रही है। ठीक है, इसको अभी इंडियन कोस्ट गार्ड में गोवा में इंडक्ट भी कर दिया गया है। तो उन 8 में से जो पहला फर्स्ट जो फास्ट पेट्रोल वेसल है उसका नाम रखा गया आदमिया, जिसको इंडक्ट कर दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। ओके, नाम है आदमिया, नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आदमिया क्या है, तो फास्ट पेट्रोल वेसल है। ओके, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स में, देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी जून मंथ में। सबसे पहले इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये बुक का नाम है और इसको लिखा है श्रीनाथ राघवन ने। श्रीनाथ राघवन जो है वो इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट बुक है टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री। ठीक है, ये बुक के आप राइटर देख रहे होंगे टिम विगमोर, याद रखिए टिम विगमोर जो है वो इसके ऑथर हैं और ये बुक जो है वो टेस्ट क्रिकेट 1877 से लेके प्रेजेंट डे में उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज द स्टार्स लाइट द वे। ओके, ये बुक जो है सुचिता राज खन्ना जो है वो इसकी ऑथर है, द स्टार्स लाइट द वे। ओके, नेक्स्ट बुक है ऑटोबायोग्राफी है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये बुक जो है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर जो है शिखर धवन की बुक है। पूछ सकते हैं किस किस क्रिकेटर की बुक है, तो करेक्ट आंसर शिखर धवन है।
नेक्स्ट है बुक टाइटल है, नाम है द इमरजेंसी डायरीज। ये बुक जो है अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली इस बुक को लॉन्च किया गया, और इस बुक में जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, ठीक है, उस टाइम पर नरेंद्र मोदी किस तरह अलग अलग रूप पे, भेष पे, आप यहाँ पर फोटोज में देख रहे होंगे, अंडरग्राउंड एक्टिविज्म उन्होंने किया है ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वो इंपॉर्टेंट डेज में। तो अब हमारे ये बुक्स हो गई, इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं जून मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स क्या क्या थी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्ल्ड मिल्क डे, इसको हम 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इसको हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार जो साउथ कोरिया है वो ग्लोबल होस्ट था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का, और थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 7 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। देखिए 2026 का जो ईयर है 2026 जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर बना है 2026। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इन ड्रॉट 2025, ये 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2025, 28 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी सॉलिडारिटी विथ रिफ्यूजीज। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025, इसको 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया गया, और इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसको सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल योगा डे को, 11th एडिशन को, और थीम थी योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। याद रखिए योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, पहले अर्थ आएगी तभी हेल्थ रहेगी, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2025, इसको हम 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बर्थ हुआ था। ओके, नेक्स्ट है संविधान हत्या दिवस 25 जून को सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन देश में इमरजेंसी लगाई गई थी ऑन द इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड ऑन 25 जून 1975, इसे 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है एमएसएमई डे 2025, 27 जून को एमएसएमई डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, इस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे। थीम थी एनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमईज एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। ये एमएसएमई याद रखिएगा थीम थी। ओके, नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की अगर बात करूं तो 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालोबिस। ओके, तो और इस बार की थीम जो थी वो थी 75 इयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज। अब हम आते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, ऐप और पोर्टल को डिस्कस करते हैं जो जून मंथ में इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप। वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप की अगर बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था नमस्ते स्कीम, आपने सुना होगा, ठीक है, टू एम्पावर वेस्ट पिकर्स। ओके, तो उसी के अंदर ये वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप जो है वो डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर नमस्ते स्कीम के अंदर ही वेस्ट पिकर्स के लिए ये वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अंदर आप आइडेंटिफाई और सपोर्ट कर सकते हैं वेस्ट पिकर को, जो कचरा उठाते हैं उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय गिविंग देम, उनको एक फॉर्मल आइडेंटिटी मिल सके, हेल्थ इंश्योरेंस हो सके, स्किल ट्रेनिंग मिल सके, लाइवलीहुड एक्सेस रह सके, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी थ्रू दिस वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप। ओके, तो ये ऐप उनके लिए लॉन्च किया गया है टू एम्पावर वेस्ट पिकर्स। ओके, नेक्स्ट है ईसीओआर यात्रा ऐप। देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लॉन्च किया है ईसीओआर यात्रा ऐप। ओके, और इसका एम जो है वो है रथ यात्रा 2025 की जो पिलग्रिम्स है उनको सपोर्ट करना, जैसे रेलवे सर्विसेज, एकोमोडेशन, पैसेंजर एमिनिटीज, ये सारी चीजें आपको इस ऐप पे मिल जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रतिभा सेतु पोर्टल। ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखिए ये पोर्टल जो यूपीएससी ने लॉन्च किया है उसका एजेंडा ये है कि जो बच्चे यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचते हैं फिर इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज है ना क्या कर सकते हैं, वो अपने जो भी इंटरव्यू से बाहर हुए वो यहाँ पे उनके नाम रहेंगे, ठीक है, और जो भी कंपनीज जो हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो इनको हायर करना चाहती हैं तो वो इस पोर्टल से जाके इनको हायर कर सकती हैं जिन्होंने इतने जस्ट बेचारे फाइनल मेरिट लिस्ट से जस्ट बाहर हुए होंगे, तो उनको यहाँ पर एक बेनिफिट मिल जाएगा थ्रू प्रतिभा सेतु पोर्टल। ओके, अब हम आते हैं ऑबिटरीज में। ऑबिटरीज को डिस्कस करते हैं और देखते हैं ऑबिटरीज में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, इस हमारे जून मंथ में कौन कौन ऑबिटरीज के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, किन किन की डेथ हुई है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं विजय रूपानी।
देखिए एट द एज ऑफ 68 इनकी डेथ हो जाती है। आपको पता होगा एक बहुत फेमस जो है एक एयर क्रैश हुआ, ठीक है, एयर इंडिया फ्लाइट 171 ड्रीम लाइनर जो है वो क्रैश कर गया अहमदाबाद में। वहां पे गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी की भी डेथ हो गई। तो ये आपको याद रखना है। सीएम रहे गुजरात के फर्स्ट टर्म 2016 से 17, सेकेंड टर्म 2017 से 2021, तो ये रहे हैं सीएम, याद रखिए, गुजरात के विजय रूपानी। नेक्स्ट है आन्या ऋषि मारुति चिताम्बली, इनकी डेथ हो गई। देखिए बता दूं अभी इनको 30 अप्रैल को ही पद्मश्री जो है उनको दिया गया, और अभी आप देखिए जून मंथ में इनकी डेथ हो गई। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल लिटरेचर के लिए इन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और इनकी एट द एज ऑफ 93 डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट है उस्ताद गुलाम नबी शाह, ये कौन है? देखिए उस्ताद गुलाम नबी शाह की बात करूं तो इनको बुलबुल ऑफ कश्मीरी म्यूजिक कहा जाता है। याद रखिए बुलबुल ऑफ कश्मीरी म्यूजिक कहा जाता है, ठीक है। और क्यों कहा जाता है बुलबुल ऑफ कश्मीरी म्यूजिक? क्योंकि कश्मीरी म्यूजिक में आप देख रहे हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है कश्मीर के कल्चर और म्यूजिकल सीन में, इनकी भी डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट है बॉलीवुड एक्ट्रेस है। देखिए बॉलीवुड एक्ट्रेस है, बहुत फेमस, इनका एक गाना था कांटा लगा, आपने सुना होगा। इनको हार्ट अटैक आ गया और इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 42 ओनली। नाम है शिफाली जरियावाला। ओके, तो याद रखिएगा, पूछ सकते हैं क्योंकि न्यूज में रही है, तो किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर, नाम है दिलीप जोशी, दिलीप जोशी नहीं, दिलीप दोषी। ओके, इनकी डेथ हो गई, याद रखिएगा लंदन में थे एट द एज ऑफ 77, इनकी डेथ हो गई, वॉज इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर। ओके, अब आते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स में। जून में ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए, नाम है नीरज चोपड़ा। ओके, ऐसी टीसीएल इंडिया जो कि एक चाइनीज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए रोहित शर्मा। नेक्स्ट है मालदीव्स ने अपना ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर अपॉइंट किया और वो बनी है कटरीना कैफ। याद रखिएगा मालदीव, सॉरी मालदीव्स का नाम है मालदीव्स ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कटरीना कैफ अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रेडिट, आपने सुना होगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं सचिन तेंदुलकर। ओके, नेक्स्ट है ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में 7 जुलाई से 24 अगस्त तक होगा, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। देखिए तो मैं बता चुका हूँ, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में होने वाली है, ठीक है। और इस इवेंट की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है कंगना रनौत। याद रखिए कंगना रनौत जो है एक्टर पॉलिटिशियन, वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है। ओके, अब हम आते हैं मेजर ऑपरेशंस में, देख लेते हैं जून मंथ में कौन कौन से मेजर ऑपरेशंस न्यूज में थे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। देखिए ये ऑपरेशन यूएसए ने लॉन्च किया था और ईरान न्यूक्लियर साइट्स, नाम था, 3 साइट्स में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स में अटैक किया यूएसए ने, और 3 न्यूक्लियर साइट्स थी फोर्डो, नतांज और इस्फहान। याद रखिएगा ये 3 न्यूक्लियर साइट्स में यूएस ने बॉम्बिंग की। ओके, और यहां पर उन्होंने करीबन B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। ओके, 125 एयरक्राफ्ट सुनने में आ रहा है ऑपरेशन में यूज हुए। आपके यूएसए का ये ऑपरेशन था अगेंस्ट ईरान। ओके, और ये देख सकते हैं वो 3 साइड फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये 3 साइट्स हैं ईरान में जहां पर ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है वो यूएसए ने लॉन्च किया। ओके, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल ने लॉन्च किया अगेंस्ट ईरान। तो याद रखिए लार्ज स्केल मिलिट्री एयर स्ट्राइक हुई बाय इजराइल टारगेटिंग ईरान न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में इजराइल ने ईरान में अटैक किया, यार इजराइल ने ईरान में अटैक किया। तो ईरान में आप देख सकते हैं यूएस भी अटैक कर रहा है, इजराइल भी अटैक कर रहा है, तो ईरान क्या करेगा? तो ईरान भी अटैक करेगा। सबसे पहले ईरान ने अटैक किया किस पे? इजराइल पे। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ओके, ये ईरान ने रिटेलिएशन किया, जो कि इजराइल ने उस पर अटैक किया था, उसका रिटेलिएशन जो था वो ईरान के साइड से था। ओके, ईरान ने इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, मतलब देखिए इजराइल ने तो उसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, बट यहाँ पर अटैक आप देखेंगे वहां के लोगों पर अटैक हुआ, उनके घरों पर अटैक हुआ, मतलब एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे इजराइल के अटैक किया, ठीक है, एयर स्ट्राइक्स की ईरान ने। ओके, अब इन्होंने भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया यूएसए ने। तो यूएसए को कुछ मतलब सिंबॉलिक दिखाने के लिए कि हमने देखो यूएसए पे भी अटैक किया है, तो ईरान ने क्या किया, यूएसए की जो मिलिट्री बेस है जो कि कतर में है, नाम है अल उदैद एयर बेस जो कि कतर में है, वहां उन्होंने एक ऑपरेशन बशीर अल फतह चलाया, जिसके अंदर उन्होंने वहां पर भी एक मिसाइल छोड़ी, ठीक है। बट उन्होंने पहले से बता दिया था कि यहाँ पर हम मिसाइल छोड़ रहे हैं, तो यूएस वाले पहले से अपने सब चीजें हटा ली, और उन्होंने दिखाने के लिए कि हमने देखो अटैक किया है, वो एक ऑपरेशन ईरान ने यूएसए पे भी चलाया। उसके बाद सीज फायर हो गया और
डोनाल्ड ट्रंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा टू मेक अ सीज फायर बिटवीन हुम, दैट इज ईरान एंड इजराइल। ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन सिंधु। देखिए जब ये सब चल रहा था तो इंडिया ने क्या किया, ऑपरेशन सिंधु के थ्रू जितने भी लोग ईरान में फंसे हुए थे, मेनली आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स थे उनको वापस इंडिया लाया गया। वॉर अफेक्टेड ईरान में फंसे हुए थे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईरान एंड इजराइल, और बीच में यूएस भी आ गया, तो इंडिया ने इमरजेंसी इवैक्यूएशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंधु। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन वेब स्पाइडर टू अटैक रशिया। देखिए ये कौन सा ऑपरेशन है, यहां पर आप देखिए यूक्रेन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अटैक किया रशिया पर, ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन वेब स्पाइडर, और ये उन्होंने यूक्रेन ने रशिया में अटैक किया, ठीक है। एक मैसिव एआई ड्रोन अटैक था जो कि रशिया के अंदर हुआ, और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब, और ये अटैक किसने किया था, यूक्रेन ने। ओके, अभी एक और ऑपरेशन न्यूज में चला था, ऑपरेशन चक्रा 5। ओके, ऑपरेशन चक्रा 5 ये सीबीआई ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर 5 स्टेट्स में आपको बता दूं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, और ऐसे बैंक अकाउंट्स जिनको जो मूल, याद रखिए मूल बैंक अकाउंट्स होते हैं, मतलब जो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग या गलत एक्टिविटीज के लिए बैंक अकाउंट्स बनाए जाते हैं साइबर क्राइम के लिए, उन अकाउंट्स को याद रखिएगा बंद करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन चक्रा 5 बाय सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब हम आते हैं मिसलेनियस, लास्ट जो भी बचा कुचा है जून मंथ का उसको डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद हमारा जून मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर मैं बता दूं, स्टूडेंट्स आजकल बहुत डिपेंडेंट है कोचिंग सेंटर्स में, तो बच्चे कोचिंग सेंटर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, उसके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सीबीएसई के जो चेयरमैन है विनीत जोशी, उनको रख के कमेटी स्टैब्लिश की है कि किस तरह डिपेंडेंसी जो कोचिंग सेंटर्स में उसको रिड्यूस किया जा सके, है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को रिव्यू किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए कमेटी सेटअप की गई है, और आपको याद रखना है विनीत जोशी जो है वो इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है एआई पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, द्वारका एक्सप्रेसवे पहली रोड बन गई है इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये लगाया गया इस द्वारका एक्सप्रेसवे में, ठीक है, और इस एक्सप्रेसवे में अब आप देख रहे हैं ये एटीएमएस लगाया गया है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लगाया गया है द्वारका एक्सप्रेसवे में। और इससे क्या होगा, ऑफकोर्स जैसे कि जो ओवर स्पीडिंग करते हैं ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर फैसिलिटीज रहेंगी, जिससे कि सेफ्टी, ट्रैफिक एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी जो है वो डेवलप हो सकेगा। और पहला एक्सप्रेसवे है, पहली रोड है जहां पर एटीएमएस जो है वो लगाया गया है, एआई पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो ये थी आपकी जून मंथ की करंट अफेयर्स। आपने देखा होगा मैंने क्विकली आपको पूरी जून मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ा दी है। ओके, बट कुछ लोग कह रहे होंगे सर एग्जाम में सिर्फ जून की करंट अफेयर्स नहीं आएगी, एग्जाम में पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स पूछेंगे, उसका कोई कंपाइलेशन हो तो आप दे दो। तो ये लीजिए, जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, मेरा 6 मंथ का एक कंपाइलेशन ले लो आप, जनवरी से जून तक की सारी करंट अफेयर्स यहाँ पर है, वो भी टॉपिक वाइज। देखिए सारे टॉपिक 17 टॉपिक्स में ऐसे डिवाइड कर रखा है, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कैसे मिलेगी आपको बुकलेट, ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। ओके, और इसका अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए पॉइंट फ्रेम में सारे नोट्स बने, 3 पेजेस का सैंपल है, टोटल 110 पेजेस की बुकलेट है, ठीक है। तुरंत जाइए व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बाय कर सकते हैं, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऐप को डाउनलोड करके भी इसको बाय कर सकते हैं। ओके, और अब कुछ लोग कहेंगे सर करंट अफेयर्स तो आप करा देते हो, बट एग्जाम में हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ठीक है, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ये सब भी पूछ रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? तो ये लीजिए, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूं। मैं हर सब्जेक्ट के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर ईच सब्जेक्ट मैं आपको 1000 एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड करूंगा फॉर ईच सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी के हो, हिस्ट्री के हो, सबके, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए विथ एक्सप्लेनेशन, विथ डायग्राम्स आपको मिलेंगे, और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। कैसे मिलेगी ये बुकलेट सब्जेक्ट वाइज? अगेन, या तो आप व्हाट्सएप करो, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे देवाशीष क्लासेस, तो वहां पर जाके ये कोर्स बाय कर लेना। सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये कॉम्बो ऑफर कोर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको करंट अफेयर्स दे दूंगा मैं, ठीक है, यहां पर मैं आपको स्टैटिक जीके दे दूंगा सारी, यहां पर मैं आपको हर सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब ये पूरा तरीके से कॉम्बो पैक अगर ये ले लिया तो एग्जाम आपका क्लियर है।
और इसमें आपको ये कूपन कोड भी आप लगा सकते हैं 1,000,040, तो आपको 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो लेट मत करो, तुरंत आप जाके इस कोर्स को बाय कर सकते हो। और जिसको कोर्स नहीं चाहिए तो सिर्फ आप पीडीएफ दे दो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ भी बाय कर सकते हो। ठीक है, या तो आप एप्लीकेशन से बाय करो या तो आप व्हाट्सएप से बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा जून मंथ की करंट अफेयर जो है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। ऐसे ही मैं फ्यूचर में आपके लिए और मंथ्स भी बनाता रहूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, नॉन स्टॉप लेक्चर बनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर आप जल्दी जल्दी पढ़ाते हो, टाइम नहीं देते हो। देखो, जल्दी इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि कम टाइम पे मुझे जल्दी सारी चीजें कवर करना है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस, आपको उसके साथ साथ अदर चीजें भी पढ़नी होती है, तो कम टाइम पे ज्यादा पढ़ाना ये मेरा हमेशा से एजेंडा रहा है। जो लोग ये टेक्निक पसंद करते हैं वो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। जो लोग चाहते हैं और लोगों तक भी टेक्निक पहुंचे, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और फर्स्ट टाइम चैनल में आया हो, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहेंगी। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं। और कुछ लोग कहेंगे सर इस लेक्चर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो वही व्हाट्सएप करो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, या तो आप एप्लीकेशन से भी पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।